नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, हम लोग जो लगातार एडीओ को क्लास ले रहे हैं और इसी के साथ बीच बीच में जैसे कि छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती है या सीजी टेट होने वाला एग्जाम है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आता है हिंदी भाषा। मैंने आपको बताया था जो आप वर्ग मतलब पेपर 2 के लिए है या पेपर 1 के लिए है, उसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि व्याकरणीय भी रहते हैं और एक होता है गद्यांश पद्यांश के हिसाब से रहते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे सी टेट और टीचर भर्ती से संबंधित जो गद्यांश का कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर देखते हैं नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आपको पहले ये गद्यांश को पढ़ना है और इन्हीं में से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको बताना है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्ष 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्क को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो ये है क्या है, गद्यांश है। अब ये गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए? बताना है ऐसे क्या विचार आया लोगों के मन में जिससे आजादी के जो संघर्ष है उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो आंसर क्या जाएगा, देखो पहला बात तो विचार है स्वतंत्रता की भावना का आया। दूसरा है समानता की भावना, ऊंच नीच नहीं समानता होनी चाहिए। तीसरा है निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के रूप में। तो ये डी आंसर सही रहेगा, जो कि ये सभी सही रहेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? बताओ आजादी के लिए जो संघर्ष है वहां किसने चलाया है? देश की जनता ने चलाया है कि ब्रिटिश सरकार ने चलाया है, सदस्यों ने चलाया है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? दोस्तों ऐसे देखा जाए तो फिर सभी लोग इसका आंसर सही आएगा, क्योंकि देश की जो जनता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे राजनीतिक पार्टी से रहता हो या बगैर राजनीतिक पार्टी से हो, उन सभी ने अपने अपने जो क्षमता है, अपने अपनी जो बुद्धि है, उसका कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप भाग लिया था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ज़्यादा महत्व काम किया है या छोटे से जो कार्यकर्ता है या कह सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कम कार्य किया है, ऐसा नहीं है। तो सभी लोगों ने यानी कि देश की जनता ने इसमें भाग लिया था। तीसरा प्रश्न है निम्न में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? जैसे कि समानता है, कि स्वतंत्रता है या विचारों की अभिव्यक्ति है या ये सभी रहेगा? क्या जाएगा इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी नंबर का रहेगा, जो कि ये सभी आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगले है आंदोलन का क्या असर पड़ा? बताना है आपको। आंदोलन जो हुआ
इसका असर क्या पड़ा? तो सिंपल सी बात है, पहले बताया था आपको, जब सरकार के खिलाफ बोलते थे तो लोग डरते थे कि उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो उस समय सरकार की खुलकर आलोचना करने लगा, यानी कि आलोचना होने लगी। तो ये जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो असर पड़ा है, वहां सरकार के खिलाफ लोग जो है अपनी अभिव्यक्ति को बोल सकते थे। ए नंबर का आंसर सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस की क्या मांग थी? तो कांग्रेस की मांग क्या थी बताना है। कांग्रेस की मांग जो है एक था कि वो है विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। ऐसा नहीं हो कि आप नियुक्त कर दो, विधायिका में चुने हुए सदस्य हो, ताकि वो जो चुने हुए सदस्य हैं सरकार के कुछ फैसलों से सहमत हो, या कुछ फैसले ऐसे रहते हैं जिससे वहां असहमत हो। तो इनका जो मांग है वहां एक ही था, विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। अगला है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। दोस्तों यहां पर ना सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनना, जैसे कि क्या लिखा है, हम एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को पढ़कर समझते हैं। संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, तो गलत, क्योंकि संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता नहीं है। दूसरा है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, तो ये भी आंसर गलत रहेगा। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, तो ये भी आंसर गलत है, क्योंकि हालांकि निखारता है वहां तक ठीक है, लेकिन जो सार्थक शब्द होना चाहिए ये ऐसा नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन क्या है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, तो डी आंसर सही जवाब रहेगा। ठीक है। सातवां प्रश्न है, खुले आम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। जैसे कि एक शब्द बोलते हैं सभी लोग कि खुलेआम, तो ये जो खुलेआम शब्द है सबसे सार्थक शब्द कैसे रहेगा? जैसे कि खुलेआम बरसात हो रही थी, तो ये जो शब्द है सार्थक नहीं है। दूसरा है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ये भी सही नहीं है। खुले आम नाग बज रहे थे, ये भी सही नहीं है। खुले आम नंगारा बज रहे थे, ये जो बात सही है, क्योंकि नंगारे जो होता है वहां खुले आम ही बजता है। अगला है, दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? जैसे कि यहां पर चार ऑप्शन में खाली स्थान दिया है। अब इसमें देखना कि जो दबाव है वो इनमें से कौन सी जगह पर सही रूप से प्रयोग होगा। जैसे कि हवा का दबाव कम हो गया, तो ये जो पहला ऑप्शन ही सही रहेगा, क्योंकि हवा का दबाव कम हो गया। और बाकी को देखे थे, भीड़ भाड़ दबाव से था, या सभी चुपचाप दबाव से थे, या चढ़ता दबाव गिरता गया, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर देना, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहता है जिसे आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं। ठीक है। और एक चीज और है, वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर करें। 9वें नंबर का प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के खाली स्थान में है। तो भाषा, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी सा विषय है ना, तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वहां मुख्य रूप से क्या होता है, केंद्र में होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भाषा को केंद्र में ही मानकर उनके विषयों के बारे में लेख लिखते हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। 10वां, कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? क्या बोला गया है, कविता, जो कविता जो होता है उसमें कोई ना कोई एक सही अर्थ निकलता है, तो इसमें जो है जितने भी विद्यार्थी होता है उन्हें पढ़ना चाहिए। तो इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं बताना है। तो देखो होता क्या है कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, क्योंकि जो कविता होता है वह सभी रसों पर होता है, यानी कि कोई होता है कि वह देशभक्ति से ओतप्रोत हो, या कोई जो है घृणा से रहता है, कोई प्रेम से रहता है, तो बहुत सारे रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, विद्यार्थी अपने अनुभव और अपने परिवेश से वहां सीखता है, समझता है। तो ए आंसर इसमें सही रहेगा। अगला है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अब जैसे कि आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, अब बच्चे को जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा है, अब वो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सीखता है, अंग्रेजी है, गणित है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, या जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें, तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने की जो अवसर मिलता है, तो उससे क्या होता है कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ उसमें विकसित होती है। यानी कि आप जितना सब्जेक्ट पढ़ोगे, अलग अलग भाषा से पढ़ोगे, उसमें बच्चे में जो समझ है
और उसमें जो सीखने की जो ललक है वहाँ अलग अलग विषय पर रहेगा, साथ ही जो प्रयोग करने की जो समझ होता है उसमें विकसित होता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला है हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। अब जैसे कि हम विज्ञान संबंधी टॉपिक को पढ़ते हैं वो क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना है। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं उनके संदर्भों को लेकर समझना है। तो सी आंसर सही रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है ना तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से लगाने का प्रयास करना। 13वां नंबर का प्रश्न है लेखन क्षमता के आकलन के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति लिखता है अच्छा से या कोई बालक है वहां बहुत अच्छा से लिखता है, तो इसका हम आकलन करेंगे तो कैसे ढंग से करेंगे। तो इसका आकलन करने का एक तरीका कहते हैं कि जो लिख रहा है उसमें क्या लिखा है, यानी कि वो जो अभिव्यक्ति होता है जो लिखता है विचारों में अभिव्यक्ति के माध्यम से, उसको जांचना है कि ये लिखा क्या है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में जो अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं इसका अर्थ क्या रहता है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं हिंदी के पाठों में अन्य जो भाषा रहते हैं इनका शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें समाज के बहुभाषी यानी कि जो अलग अलग भाषा के लोग होते हैं उनके शब्दों को दिया रहता है, जिससे क्या होता है बहुभाषी स्वरूप को जो सहज ढंग से प्रस्तुति करके उसे समझा जा सकता है। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। अगला है आपकी दृष्टि में अभ्यास। तो देखो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, जैसे कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दिला रहे हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, उसमें अभ्यास शब्द प्रैक्टिस शब्द की बात आता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो है बच्चों को तार्किक बनाते हैं। अगर कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई यंग हो, कोई भी कार्य करता है उसमें बार बार अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो उससे होता क्या है कि उसमें तार्किकता की भावना आता है, तार्किक विचार आता है, उसमें जो है उसे हल करने के जो समस्या को हल करने का समाधान निकलता है। तो ए आंसर सही रहेगा, जो कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के संदर्भ में कहा गया है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री है उसमें अनुवाद, आप देखना कभी कभी जैसे गद्यांश लिखे थे या कविता लिखे थे तो बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको आसानी से समझ नहीं सकते, तो उन शब्दों को समझने के लिए नीचे में अनुवाद करके लिख रहते हैं। तो ये जो अनुवाद होता है वहाँ अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने की अवसर देता है। जैसे कि आप हिंदी का कविता ले रहे हो, उसमें कुछ बंगला का शब्द आ गया या कोई तमिल का शब्द आ गया या कोई इसमें मराठी शब्द आ गया, तो हमको तो समझ नहीं आता, तो इसीलिए जो है उसमें अनुवाद दिए रहते हैं। तो यही है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर को देना होता है। 17 नंबर का प्रश्न है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। इसका जो आंसर आ जाएगा उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। अब देखो कोई आपकी क्लास है, ठीक है, अब आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंख ढंग से दिखाई नहीं देता या वो अंधे हैं, दिव्यांग है आंखों से, तो उसके लिए हम कैसे व्यवस्था करेंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जैसे कि ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में छू कर पढ़ सकते हैं, तो उन साधनों का उपयोग करेंगे। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, क्या है, जैसे कि पढ़ना है, अब ये जो पढ़ना है ये भी एक कला होता है, कौशल होता है जिसको सीखा जाता है। क्योंकि आप देखने कई लोग क्या करते हैं सीधे तौर पे फटाटेदार पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें समझ नहीं आता, तो आपको पढ़ना ऐसे है जिससे आपको समझ आना चाहिए। तो फिर इसका जो आंसर क्या जाएगा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिलते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर कोई भी जो भाषा रहता है उनके अर्थपूर्ण है और रोचक जो सामग्री है उसे पढ़ने सुनने का अवसर मिलता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है।
अब जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे कि हम दो व्यक्ति मिल गए या कोई भी व्यक्ति उत्तर भारत के दक्षिण भारत के मिल गए, तो इनके बीच में जो एक दूसरे की बात को पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये किस लिए है? अव्यक्ति के लिए, यानी कि अपनी जो अव्यक्ति है उसको पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये तो है, लेकिन बल्कि स्वयं से क्या होता है, ये जो है ना अव्यक्ति के साथ साथ स्वयं से बातचीत करने का भी एक तरीका होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लड़के, तो लड़के होकर रोते हो, इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़े तो बाध्य होता है, पढ़ने को बाध्य होता है। दूसरा क्या है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि आपको देखना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्योंकि उसी आधार पे जो है जो पढ़ते हैं उसमें शब्दों का बदलाव होता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। 21 नंबर का प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन से कथन उपयुक्त लगता है? जैसे कि आप कहानी पढ़ रहे हो तो उसके उपयुक्त में, यानी कि वो जो कथन है उसमें उपयुक्त क्या लगता है? इसका जो जवाब आ जाएगा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। यानी कि हम कहानी कर रहे हैं तो उसमें एक पक्ष तो रहेगा, है ना, यानी कि जो किसके लिए कह रहे कहानी वो तो इंपॉर्टेंट है। अगला है भाषा के अध्यापक को बच्चों में, जैसे कि आप भाषा के अध्यापक हो तो बच्चों में क्या है, क्या देख सकते हो, या किस बात पर बल देना है आपको? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना। अगर आप भाषा के टीचर हो, लैंग्वेज का जो टीचर हो, तो बच्चों में ये चाहोगे कि जो बच्चे रहते हैं वो अलग, मतलब अनेक जो भाषा रहते हैं उनकी जो प्रयोग है, उनकी जो क्षमता है उसमें विकसित करने पर आप बल दोगे। अगला है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि? जैसे कि कोई भी जो भाषा है वह लिपि में लिखी जा सकती है, तो इस कथन पर आपको राय देनी है। तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, जैसे कि आप देखना देवनागरी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि है, ये जो सभी क्या है लिपि है, और इन्हीं लिपियों से अपभ्रंश होकर अपनी अपनी जो है एक भाषा का निर्माण किया गया है, जो कि बी ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर पुनः आ गया गद्यांश। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 24 से 30 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। तो चलते हैं इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर गद्यांश को क्या लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या दूर से पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल में गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगलों में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनाहद में, तब संगतकार को अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह कि फिर से गाया जा सकता है। दोस्तों संगतकार मतलब जो कोरस होते हैं ना, एक गायक के बाद जो पीछे गाते हैं उन्हें कोरस कहा गया है, और यही संगतकार हैं। राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की ओर कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है, अब देखते हैं इनके बारे में। पहला है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। मैंने बताया था संगतकार मतलब सहयोगी, यानी कि हम कोरस कह सकते हैं। मुख्य गायक के पीछे में जो गाते हैं उन्हें कोरस कहते हैं। अगला है चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय है। तो चट्टान जैसे भारी स्वर मतलब क्या होते हैं? अब पत्थर के पास बैठकर तो कोई नहीं गाएगा, तो चट्टान जैसे स्वर मतलब होता है गंभीर आवाज। गंभीर आवाज को ही कहा गया है चट्टान जैसे स्वर। 26वां नंबर का प्रश्न है, गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगलों में खो चुका होता है
के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वहाँ। अब जैसे कि अभी हमने एक पढ़ा था कि गायक जब अपने अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होते हैं, तो जंगल में खोने का अर्थ क्या होता है? ये होता है भटक जाता है। यानी कि कभी कभी जैसे कि गाना गा रहे हैं या कोई आलाप लेता है तो उसमें खो जाना ही भटक जाना कहा गया है। अगला है अनहद शब्द है। अनहद तो एक होता है उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर अनहद कहा गया है, तो अनहद शब्द है बी ऑप्शन, जो कि अन उपसर्ग है। अनहद में जो अन उपसर्ग है ये सही रहेगा, बाकी का जो ऑप्शन वहां गलत है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? बुझता हुआ स्वर है ना, ये बुझता हुआ स्वर के लिए कहा गया है राख जैसा कुछ गिरता हुआ। अगला है संगतकार का अर्थ है, बताना है आपको संगतकार का जो अर्थ है वह क्या रहेगा? गायक के साथ गाने वाला है ना, गायक के साथ जो गाते हैं उन्हें संगतकार कहा गया है। दोस्तों अब ये अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है उस चीज को पहले समझना कि ढांढस बांधना का अर्थ है। ढांढस बांधना का अर्थ है क्या होगा? आशीर्वाद देना है कि आज्ञा देना है या रक्षा सूत्र बांधना है या तसल्ली देना है? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।